हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ और आज है थर्सडे 31 अक्टूबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाया हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नॉन स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अर्बन डिमांड स्लो क्यों हो रही है। फिर डिस्कस करेंगे कि क्यों मारुति के बजट कार्स की सेल्स गिर रही हैं और आखिर में हम बात करेंगे आरबीआई गवर्नर के 6 बड़े वार्निंग्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली स्टोरी में बात करते हैं इंडिया के कंज्यूमर लैंडस्केप में हो रहे एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट के बारे में। अर्बन एरियाज में रोजाना के प्रोडक्ट्स की डिमांड स्लो हो रही है, जबकि रूरल एरियाज में स्पेंडिंग में सरप्राइजिंग ग्रोथ और स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जो ट्रेडिशनली देश के डेली एसेंशियल्स और लग्जरी आइटम्स के सेल्स को ड्राइव करती थी, अब वहां डिमांड गिर रही है। दूसरी तरफ छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज जो ज़्यादा बजट कॉन्शियस मार्केट माने जाते थे, अब फास्ट ग्रोइंग डिमांड सोर्सेस के जैसे सामने आ रहे हैं। तो इस अर्बन स्लो डाउन का क्या रीज़न है? अर्बन इंडिया हमेशा से कंट्री के कंज्यूमर स्पेंडिंग का हार्ट रहा है। बड़े शहरों के लोग ज़्यादा खरीदते हैं, नए ट्रेंड्स को जल्दी अडॉप्ट करते हैं और ब्रांडेड गुड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। इसी वजह से एफएमसीजी जाइंट्स जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले अपने ग्रोथ के लिए अर्बन डिमांड पे ज़्यादा डिपेंड रहे हैं। लेकिन अब अर्बन डिमांड धीमा होने लगा है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने अभी हाल ही में अर्बन डिमांड में सॉफ्टनिंग की बात की और फूड इन्फ्लेशन को इसका मेजर रीज़न बताया। जब बेसिक असेंशियल्स जैसे ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हाउस होल्ड का बजट टाइट हो जाता है। ऐसे में लोग नॉन असेंशियल चीज़ों पे पैसे खर्च करना कम कर देते हैं, जैसे प्रीमियम स्नैक्स या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी यही बोला है कि अर्बन ग्रोथ हैज़ मॉडरेटेड और बड़े सिटीज़ अब स्पेंडिंग ग्रोथ में पीछे हैं। नेस्ले इंडिया के सीईओ सुरेश नारायणन ने कुछ नंबर्स के थ्रू ये ट्रेंड एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि फूड और बेवरेज सेक्टर का ग्रोथ जो पहले डबल डिजिट्स में था, अब सिर्फ 1.5 से 2% तक आ गया है और इस स्लो डाउन का सबसे ज़्यादा स्ट्रेन अर्बन मार्केट फील कर रही है, स्पेशली जब फूड कॉस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। सिटीज़ में इन्फ्लेशन ने हाउस होल्ड्स को बजट स्ट्रेच करने पे मजबूर कर दिया है, जिस वजह से लोग सबसे पहले नॉन एसेंशियल आइटम्स खरीदना कम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के एक रीसेंट रिपोर्ट सितंबर इकोनॉमिक्स रिव्यू के हिसाब से अर्बन कस्टमर्स अब सिर्फ असेंशियल्स पे फोकस कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों की खरीदी को कम कर रहे हैं। ये शिफ्ट उन एफएमसीजी कंपनीज के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जो हमेशा उन डिमांड्स पे रिलाई करते हैं। बड़े शहरों में लोग प्राइस का असर महसूस कर रहे हैं और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे कॉशियस हो गए हैं। अब बात करते हैं रूरल इंडिया के सरप्राइज ग्रोथ के बारे में। रूरल इंडिया ने सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। भले ही रूरल डिमांड बूमिंग नहीं है पर स्टडी है और कुछ एरियाज में एक्सपांड भी कर रही है। अब रूरल कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स पे खर्चे कर रहे हैं जो पहले सिर्फ अर्बन बायर्स खरीदा करते थे, जैसे एसयूवीज और बड़े एफएमसीजी पैक्स। मारुति सुजुकी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले रूरल बायर्स छोटी और अफोर्डेबल कार्स पसंद करते थे, लेकिन लेटेस्ट डेटा दिखाता है कि रूरल एसयूवीज सेल्स में ग्रोथ आई है, जो पहले अर्बन डिमांड का सेगमेंट था। ये बात का सिग्नल है कि रूरल इंडिया सिर्फ ज़्यादा नहीं बल्कि हाई वैल्यू आइटम्स भी खरीद रहा है, जिससे ये समझ में आता है कि परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। मारुति सुजुकी के डेटा के हिसाब से एसयूवी रूरल सेल्स मिक्स का 54% है, जो कि इस ट्रेंड को रीइंफोर्स करता है। टाटा कंज्यूमर्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे एफएमसीजी कंपनीज ने भी सिमिलर चेंज रिपोर्ट किया है, जहां रूरल बायर्स अब लार्ज पैक्स और पर्सनल केयर आइटम्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये बजट कॉशियस बायर के पुराने स्टीरियोटाइप को तोड़ रहा है। कौन से फैक्टर्स रूरल डिमांड को ड्राइव कर रही हैं? रूरल डिमांड स्टडी होने के कुछ की रीजंस हैं। पहला, फेवरेट मानसून रेन्स ने एग्रीकल्चर यील्ड को बूस्ट किया है, जो फार्मर्स के इनकम्स बढ़ाता है और स्पेंडिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। दूसरा, गवर्नमेंट के रोड्स और एग्रीकल्चर फैसिलिटीज जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से रूरल इनकम्स को इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। अब रूरल और अर्बन कंजप्शन हैबिट्स कन्वर्ज होने लगी हैं। पहले रूरल बायर्स छोटी और बेसिक प्रोडक्ट्स पे फोकस करते थे, लेकिन अब वो प्रीमियम आइटम्स भी खरीदने लगे हैं। मारुति ने इस कन्वर्जन का मेंशन किया और बोला कि रूरल इंडिया अब
स्ट्रिक्टली लो बजट मार्केट नहीं रहा, लेकिन रूरल डिमांड का स्टेबल रहना सिर्फ एक साइड है। कंपनीज इस ट्रेंड को लेके कॉशियस भी हैं। टाटा कंज्यूमर्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे एफएमसीजी प्लेयर्स के लिए रूरल डिमांड अकेले अर्बन स्लोडाउन को फुली ऑफसेट नहीं कर सकती। रूरल ग्रोथ हैवी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे क्रॉप्स परफॉर्मेंस, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी मेंशन किया कि रूरल डिमांड्स अभी तो स्टेबल हैं, लेकिन इनकम ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी क्रिटिकल रहेंगे सस्टेन ग्रोथ के लिए, और ये फैक्टर्स कभी भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट भी रूरल ग्रोथ का एक की पिलर है। इलेक्शन सीजन आ रहा है तो पॉलिटिक्स में चेंज होने के चांसेस हैं। अगर इलेक्शन के बाद रूरल फोकस स्पेंडिंग कट होती है तो रूरल डिमांड भी मोमेंटम खो सकती है। तो जबकि रूरल मार्केट्स अब ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो रही है, उसकी ग्रोथ पॉलिसी शिफ्ट्स और एग्रीकल्चर आउटकम्स पे डिपेंड रहेगा। ओवरऑल हम एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देख रहे हैं इंडिया के कंज्यूमर डायनेमिक्स में, जहां अर्बन एरियाज जो पहले डिमांड पावर हाउस थे अब स्लो डाउन दिख रहे हैं, वहीं रूरल इंडिया स्टडी और रिजिलियंट डिमांड दिखा रही है। ये सजेस्ट करता है कि कस्टमर बिहेवियर अब रीजनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। अब ये कहना अनफेयर होगा कि अर्बन और रूरल मार्केट्स अलग अलग वर्ड्स हैं। दोनों कंज्यूमर्स इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करेंगे ग्रोथ को ड्राइव करने में, लेकिन रूरल इनकम्स को स्टेबल रहना ज़रूरी होगा। ये इवॉल्विंग लैंडस्केप एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। जैसे जैसे इंडिया का कंजप्शन पैटर्न बैलेंस होता जा रहा है, कंपनीज को अडॉप्ट करना होगा। दोनों मार्केट्स अर्बन कॉशंस और रूरल रेजिलियंस को केटर करते हुए। चलिए देखते हैं मारुति सुजुकी का लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से उनका हाल। इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकर मारुति इंडिया पैसेंजर व्हीकल मार्केट का 40% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है। तो एक तरीके से मारुति के रिजल्ट्स हमें ये भी बताते हैं कि इंडिया कार बायर्स क्या सोच रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है और ऑटो इंडस्ट्री का स्ट्रगल क्या है। चलिए देखते हैं मारुति सुजुकी के Q2 FY25 के लेटेस्ट नंबर्स। इस क्वार्टर में मारुति के रेवेन्यू में कोई खास फर्क नहीं आया, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला। मारुति का PAT 3,692 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल से 17% कम है। अब आप सोच रहे होंगे जब रेवेन्यू स्टेबल रहा तो प्रॉफिट क्यों गिरा। इस बार सिर्फ वीक सेल्स की वजह से नहीं, बल्कि एक वन टाइम टैक्स एक्सपेंसेस भी इसका रीजन है, जो फाइनेंस एक्ट के अंडर रीसेंट टैक्स रूल्स के चेंजेस की वजह से आया। अब करते हैं कार सेल्स का एनालिसिस। सेल्स वॉल्यूम भी थोड़ी कमजोर रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में मारुति की टोटल कार सेल्स 1.9% से गिर गई है, और इसमें से डोमेस्टिक सेल्स तो 3.9% कम हो गई है। ये शायद ज़्यादा बड़ा फॉल ना लगे, लेकिन मारुति के लिए ये गहरी प्रॉब्लम का सिग्नल है। मारुति की ग्रोथ काफ़ी टाइम तक उनकी एंट्री लेवल अफोर्डेबल कार्स पर डिपेंड कर रही है। ऑल्टो और वैगनार जैसे मॉडल्स ने पहले बायर्स और बजट कॉन्शियस फैमिलीज को अट्रैक्ट किया, जो मारुति के सक्सेस का बेस है। लेकिन इस क्वार्टर में मारुति ने रिपोर्ट किया कि उनकी मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट की सेल्स 50% से गिर गई हैं। मारुति के चेयरमैन RC भार्गवा ने कहा कि कार प्राइसेस बढ़ने की वजह से एंट्री लेवल मॉडल्स अब काफ़ी बायर्स के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पॉइंट आउट किया। 2018-19 में लोअर कॉस्ट कार मार्केट का 80% हिस्सा थी, लेकिन अब ये शेयर्स 50% से भी कम हो गया है। भार्गवा ने एक्सप्रेस किया कि अगर ये सेगमेंट ग्रो नहीं करता तो ये हायर एंड मॉडल्स की सेल्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है। एंट्री लेवल बायर्स अक्सर कुछ सालों बाद प्रीमियम मॉडल्स पे स्विच करते हैं, लेकिन अगर बजट कार सेगमेंट वीक हो गया तो मारुति के लॉन्ग टर्म सेल्स पे रिस्क बन सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे SUVs का ग्रोथ ट्रेंड। वहीं SUVs के सेगमेंट में मारुति काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस क्वार्टर में मारुति की डोमेस्टिक सेल्स का 39% SUVs का था, जिसमें ग्रैंड विटारा और फ्रॉन्क्स जैसे मॉडल्स शामिल हैं। ईयर ओवर ईयर बेसिस पे SUVs की सेल्स 0.3% ग्रो हुई है। आजकल कार बायर्स में SUVs पॉपुलर हैं क्योंकि ये सिर्फ साइज और ड्यूरेबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल्स के तौर पे भी देखी जाती हैं। ये ट्रेंड देखते हुए मारुति ने अपने SUV लाइन अप स्ट्रेंथन किए हैं। SUVs काफ़ी महंगी होती हैं तो ये कंपनीज के रेवेन्यू पे भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं। मारुति के मैनेजमेंट ने बताया कि SUV सेल्स को बढ़ाने से एंट्री लेवल सेगमेंट के चैलेंजेस को थोड़ा बैलेंस करने में मदद मिल रही है।
अब हम अपना ध्यान CNG मॉडल्स पे लगाते हैं। जहां एक तरफ एंट्री लेवल कार्स स्ट्रगल कर रही हैं, वहीं मारुति की CNG मॉडल्स की डिमांड काफी स्ट्रांग है। मारुति की हर 3 में से एक कार CNG पावर्ड थी। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि CNG पेट्रोल और डीजल से सस्ता और प्राइस वाइज स्टेबल होता है, जो अनप्रिडिक्टेबल फ्यूल्स कॉस्ट के टाइम पे काफी बायर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अभी मारुति के पास 14 CNG मॉडल्स हैं, जो इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा CNG लाइनअप है। ये मॉडल्स इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढने वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बारे में। डोमेस्टिक सेल्स में वीकनेस के बावजूद मारुति के एक्सपोर्ट्स ने प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिखाई है। इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट सेल्स 12% ग्रो हुई है, स्पेशली क्योंकि फ्रॉन्क्स जैसे मॉडल्स की डिमांड जापान जैसे मार्केट में काफ़ी अच्छी है। ये इंटरनेशनल डिमांड मारुति को इंडिया में वीकर एंट्री लेवल सेल्स के कुशन प्रोवाइड कर रही है। इस सेल्स नंबर्स के बाद हम डिस्काउंट और प्रॉफिट मार्जिन के प्रेशर पे फोकस करेंगे। SUVs और CNG मॉडल्स के ग्रोथ के बावजूद मारुति के प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर बना हुआ है। सेल्स को बूस्ट करने के लिए मारुति को व्हीकल्स पर ज़्यादा डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं। इस क्वार्टर में एवरेज पर कार डिस्काउंट लास्ट क्वार्टर से 21,700 रुपीज से बढ़कर 29,300 रुपीज हो गया है। डिस्काउंट्स बायर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। साथ ही रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट भी बढ़ रही हैं, जिससे मारुति अपना इन्वेंट्री कंट्रोल करके और दूसरे कॉस्ट को मैनेज करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं मारुति के इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV स्ट्रेटजी की। मारुति अपना पहला हाई-स्पेक इलेक्ट्रिक SUV अगले साल लॉन्च करने वाली है। ये मॉडल स्टार्टिंग से ही एज एन EV डिजाइन किया गया है और इसमें 60 किलोवाट आवर की बैटरी लगेगी। ये SUV सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं, बल्कि जापान और यूरोप जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स को भी टारगेट करने वाला है। मारुति टोयोटा के साथ पार्टनरशिप में अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल 2025 में गुजरात प्लांट में मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगी। दाइत्सु के साथ भी पार्टनरशिप के प्लान है, जो मारुति के स्ट्रेटेजिक अप्रोच को दिखाता है। शेयर्ड एक्सपर्टीज और प्रोडक्शन स्केल का फायदा उठाते हुए EV मार्केट में एंट्री करना। तो अब सवाल ये है कि SUV, CNG मॉडल्स और एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ एंट्री लेवल कार्स के स्लो डाउन को बैलेंस कर पाएगा या नहीं। अगर मारुति की स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती है तो कंपनीज अपनी ऑटोमोटिव लीडरशिप को मेंटेन कर पाएंगी, लेकिन अगर एंट्री लेवल सेगमेंट वीक रहा तो मारुति के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे रिस्क आ सकता है। लास्ट स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्रूशियल पॉइंट्स जो इंडिया के सेंट्रल बैंक गवर्नर शक्ति कांता दास ने अपनी स्पीच में हाईलाइट किए। ये स्पीच उन्होंने पीटरसन इंस्टीट्यूट में IMF और वर्ल्ड बैंक मीटिंग्स के दौरान दी थी। बहुत सारी चीजें कवर की, लेकिन कुछ की थीम्स पे खास ध्यान दिया गया था। तो चलिए इन की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक फंडामेंटल इशू की। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को रिफॉर्म लाने की जरूरत है। दास ने इस बात का एक सॉलिड केस बनाया है कि जो करंट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है वो आज के इकोनॉमिक रियलिटीज के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आज की ग्लोबल ग्रोथ का बड़ा हिस्सा इमर्जिंग इकोनॉमिक्स से आ रहा है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन में इनका रिप्रेजेंटेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। दास का कहना है कि इन इकोनॉमीज को ज़्यादा रिसोर्सेज और गवर्नेंस में स्ट्रांग वॉइस देना सिर्फ फेयरनेस का सवाल नहीं है, बल्कि इन इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने और ग्लोबल कोऑपरेशन को स्ट्रांग करने का तरीका भी है। अब अगर ग्लोबल डेट की बात करें तो यहाँ चीज़ें और इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। कई कंट्रीज एक डेट क्राइसिस से स्ट्रगल कर रही हैं और करंट सिस्टम इससे इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पा रहा है। G20 का डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव और कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट्स एक अच्छा स्टेप था, लेकिन दास ने हाईलाइट किया कि प्रॉब्लम का स्केल बहुत बड़ा है। दास का कहना है कि इंडिया का डेट संभालने का तरीका अभी भी अडॉक, स्लो, नॉन सफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट है। जब डेट रीस्ट्रक्चरिंग लेट होती है तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से लेकर सोशल प्रॉब्लम्स तक हर जगह इम्पैक्ट पड़ता है। दास इस बात पे भी जोर देते हैं कि एक प्रॉपर ओवरहॉल ज़रूरी है जो पब्लिक और प्राइवेट क्रेडिटर्स को एक साथ लाए, टाइमली रिस्ट्रक्चरिंग करें और डेट रिलीफ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से लिंक करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वनरेबल
कंट्रीज पे अनसस्टेनेबल डेट बर्डन बना रहेगा जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क पे डाल देगा। दास ने नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बढ़ते रोल पे एक और क्रिटिकल पॉइंट उठाया। आज ये इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल एसेट्स का बड़ा हिस्सा होल्ड कर रहे हैं, लेकिन रेगुलेटरी ओवरसाइट उनके ग्रोथ की तेजी के साथ नहीं बढ़ पाई है। इसके ऊपर शैडो बैंकिंग, फिनटेक और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की ग्रोथ भी जुड़ गई है, जो कि प्रॉब्लम्स के बढ़ने का रिस्क काफी बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं स्पीच के एक और इम्पॉर्टेंट हिस्से की, ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन। दास ने बताया कि ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन जो पिछले कई डेकेड से वर्ल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट को ड्राइव कर रही थी, अब सीरियस थ्रेट में है। आईएमएफ के एस्टीमेट के मुताबिक ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के बढ़ने से लॉन्ग टर्म ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट में 7.4 लाख करोड़ डॉलर्स का लॉस हो सकता है। इस फ्रेगमेंटेशन का इम्पैक्ट हर लेवल पर दिख रहा है। ग्लोबल गुड्स, सर्विस और कैपिटल फ्लोज 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से स्टैग्नेंट है। सप्लाई चेन्स को अब पॉलिटिकल अलायंसेस के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एफिशिएंसी की बेसिस पे नहीं, जिसे दास फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग कह रहे हैं। दास ने एक और कंसर्न हाईलाइट किया कि पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ही स्प्लेंटर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कंट्रीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर जाकर अपने सिस्टम बनाने लगे। दास कहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स को फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ा के, रीजनल सेफ्टी नेट्स बना के और ज्यादा करेंसी स्वैप अरेंजमेंट स्टैब्लिश करके अपने फाइनेंशियल बफर स्ट्रॉन्ग करने होंगे। वैसे 2024 में ग्लोबल ट्रेड रिजिलियंस रहा है और इस साल ट्रेड ग्रोथ 2.7% से 3.1% तक प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन ये जो अंडरलाइनिंग शिफ्ट हो रही है उन पे ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं एक और मेजर पॉइंट की, क्लाइमेट चेंज और सेंट्रल बैंकिंग। दास ने जरूरी बात सामने रखी, सेंट्रल बैंक्स को क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना चाहिए या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उन्हें कैसे अपने कोर मैंडेट्स में क्लाइमेट रिस्क को इंटीग्रेट करना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस काफ़ी टेंजिबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्रिएट कर रही हैं, जैसे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, प्रोडक्टिविटी लॉस और एसेट रिवैल्यूएशन। आरबीआई ने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर्स में इंक्लूड किया है, ग्रीन डिपॉजिट्स का फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया और क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क डिस्क्लोजर के लिए गाइडेंस भी डेवलप किया है। सेंट्रल बैंक्स के लिए ये नया चैलेंज है। उन्होंने अपने ट्रेडिशनल मैंडेट्स को मेंटेन करते हुए क्लाइमेट रिस्क को भी टैकल करना होगा और हर एक्शन का क्लियर एविडेंस देना होगा। आरबीआई का अप्रोच एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि सेंट्रल बैंक्स अपने फ्रेमवर्क्स में रहते हुए क्लाइमेट चेंजेस कैसे एड्रेस कर सकते हैं। आखिर में अब इंडिया की इकोनॉमी के कुछ कॉन्क्रीट नंबर्स देखते हैं। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में इंडिया ने 8% से ज़्यादा एवरेज रियल जीडीपी ग्रोथ अचीव की है। करंट ईयर यानी 2024-25 के लिए आरबीआई ने 7.2% ग्रोथ प्रोजेक्ट की है, जहां रिस्क इवनली बैलेंस्ड है। पर ये ग्रोथ आ कहां से रही है? काफ़ी फैक्टर्स हैं। डोमेस्टिक डिमांड का इम्प्रूव होना, लोअर इनपुट कॉस्ट, सपोर्टिव पॉलिसी इन्वायरमेंट, सर्विस सेक्टर का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, बैंक्स और कॉरपोरेशंस के हेल्दी बैलेंस शीट्स और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस। गवर्नर ने इन्फ्लेशन पे भी बात की। उनका कहना है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को 4% के टारगेट तक ले आने पे काम कर रहे हैं। ट्रैजेक्टरी लास्ट क्वार्टर से मॉडरेट होने की उम्मीद है, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे रिस्क को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में रिफॉर्म्स, इंक्रीजिंग फ्रेगमेंटेशन और क्लाइमेट चेंजेस के प्रेसिंग डिमांड्स ने अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस खड़े किए हैं। दास का कहना है कि सिर्फ इंक्रीमेंटल चेंजेस काफ़ी नहीं होंगे, हमें ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन लेना होगा इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए। चलिए चलते हैं आखिरी सेगमेंट में, टिडबिट्स। नंबर 1, अमेजॉन इंडिया के यूनिट्स ने FY24 के लिए मिक्स्ड फाइनेंशियल रिजल्ट रिपोर्ट किए हैं, जहां अमेजॉन पे ने 9.2% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई और नेट लॉसेस में 39% की रिडक्शन हुई। रेगुलेटरी और मार्केट प्रेशर के बावजूद अमेजॉन का डिजिटल पेमेंट्स और लॉजिस्टिक्स में ग्रोथ उनके स्ट्रैटेजिक फोकस को हाईलाइट करता है, जो कि एक चैलेंजिंग लैंडस्केप के बीच में हो रहा है। नंबर 2, सेबीज के 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए अडानी एंटरप्राइजेस ने अपने अडानी विल्मा डिमर्जर प्लान्स को पॉज कर दिया। अडानी ग्रुप्स का ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर पे स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इंडिया के इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के साथ अलाइन होते हुए नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर सकता है।
नंबर 3, 9 मंथ ऑनबोर्डिंग पॉज के बावजूद रेजर पे का रेवेन्यू FY24 में 24% बढ़कर 2068 करोड़ रुपीस हो गया, जो रेगुलेटरी हर्डल्स के बावजूद उनकी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस को दिखाता है। अप्रूवल मिलने के बाद उनका रैपिड ऑनबोर्डिंग रेजर पे की अडेप्टेबिलिटी को शोकेस करता है, जो इंडिया के डिजिटल पेमेंट सेक्टर में उनकी पोजीशन को और रीइंफोर्स करता है। नंबर 4, आरबीआई ने वर्बक पिंकस को डायरेक्ट किया है कि वो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के एक्विजिशन से पहले होम फर्स्ट फाइनेंस में अपनी स्टेक को 20% से नीचे करें। ये मूव आरबीआई के कंपटीशन मेंटेन करने और हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में एक्सेसिव कंट्रोल प्रिवेंट करने के फोकस को दिखाता है। नंबर 5, इंडिया का क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग सितंबर में 25% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1.76 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो फेस्टिव प्रमोशंस और ईएमआई से ड्रिवन है। स्पेंडिंग मोमेंटम्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बैंक्स कॉशियस हैं क्योंकि क्रेडिट सेगमेंट्स में अर्ली स्ट्रेस सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, जहां कंज्यूमर डेट लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। ये थी आज की बड़ी कहानियां। मेरा नाम है सौरभ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।